हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी डायलॉग्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग 8 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो 8 एमसीक्यूज़ हैं उनके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकते हैं उनको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये जो सेशन जो है हमारा ये बहुत ही इंटरेक्टिव रहने वाला है और ये जो टॉपिक्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में और इनके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि यमपुरी रेफर्स टू, जो यमपुरी है इसका तात्पर्य किससे है? क्या ये जो पपेट्स फ्रॉम द तमिलनाडु कंबाइन द टेक्निक्स ऑफ द बोथ रोड एंड स्ट्रिंग पपेट, मतलब ये तमिलनाडु की जो रॉड और स्ट्रिंग तकनीक से बनाई गई कठपुतली है ये। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन ट्रेडिशनल रॉड पपेट ऑफ बिहार, क्या ये बिहार की पारंपरिक छड़ी कठपुतली है? ट्रेडिशनल ग्लव पपेट फाउंड इन द स्टेट ऑफ केरला, क्या ये केरला की पारंपरिक दस्ताने वाली कठपुतली है? और नेक्स्ट है डी हमारा ऑप्शन है द शैडो पपेट थिएटर ऑफ कर्नाटका, क्या ये कर्नाटका की छाया कठपुतली जो कि रंगमंच परंपरा है, क्या ये वो है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी कि ये क्या है, जो यमपुरी है वो बिहार की पारंपरिक छड़ी कठपुतली मतलब कि रॉड पपेट है। अब ये रॉड पपेट क्या होती है? रॉड पपेट मतलब कि जो कठपुतली होती है ये इस तरह की कठपुतली है जिसके बीच में यहाँ पर एक रॉड डाल दी जाती है, लकड़ी की एक छड़ी डाल दी जाती है। यहाँ पर भी छड़ी होती है और यहाँ पर भी इसके में छड़ी होती है, फिर इसी से इसको कंट्रोल करा जाता है और इसी से इसको नचाया जाता है। अब ये जो स्ट्रिंग पपेट है, ठीक है, या फिर स्ट्रिंग तकनीक क्या होती है? ये होती है एक पपेट है मतलब एक कठपुतली है, तो इसके हाथों में यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक धागा सा बांध देंगे। अब इस धागे से इस कठपुतली को नचाया जाएगा, चलाया जाएगा, तो ये हो गई हमारी स्ट्रिंग पपेट या फिर स्ट्रिंग कठपुतली। अब ये है ग्लव पपेट। ये क्या होती है? ग्लव पपेट ये होता है कि मान लो कोई एक इंसान है, ठीक है, वो अपने हाथों में यहाँ पे ग्लव के रूप में, दस्तानों के रूप में कठपुतली रख लेगा, ठीक है, यहाँ पे कठपुतली रख लेगा और फिर उनको एक तरीके से स्टोरी बनाएगा और फिर उनको नचाएगा। ये हो गया हमारा ग्लव पपेट। फिर है शैडो पपेट। शैडो पपेट क्या है कि यहाँ पर एक कठपुतली है, उसकी जो छाया पड़ेगी, ये जो छाया पड़ेगी इस कठपुतली को यहाँ पर मूवमेंट करा जाएगा, नचाया जाएगा, फिर उसकी छाया नाचेगी। यहाँ पे इस कठपुतली को डायरेक्ट नहीं दिखाया जाता है, केवल छाया का ही रूप दिखाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शैडो पपेट। ठीक है, ये तो हमारी पपेट के बारे में। चलो अब देख लेते हैं कि यमपुरी जो पपेट है वो दिखती कैसी है। ये देखिए, ये जो यमपुरी है ये इस तरीके से दिखती है, इस तरीके से ये कठपुतली होती है। अभी जो कठपुतली है ये बिहार की है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है बिहार की है। दूसरी बात ये है कि ये लकड़ी की बनी होती है, ठीक है, वुड की बनी होती है, इसमें लकड़ी का यूज़ होता है। अभी जो पपेट या फिर जो भी कठपुतली है ये एक मनोरंजन का साधन है, ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होती है। साथ में ये संचार मतलब कम्युनिकेशन का साधन है, ठीक है, और एक साधन हो गया। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए? एक संदेश वाहक की तरह ये काम करती है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हमारा नेशनल मूवमेंट था, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, अपने मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं कि जब हमारा जो नेशनल हीरोज़ थे, ठीक है, जो भी हमारे नेशनल हीरोज़ थे वो इस कठपुतली का भी यूज़ करते थे संदेश देने के लिए। कोई भी अगर पॉलिटिकल मैसेज है तो इन कठपुतलियों के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे ना तो टीवी थे ना ही रेडियो था, तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माध्यम था वहाँ पर नेशनल मूवमेंट को फैलाने का। ठीक है, ये तो बात हुई नेशनल मूवमेंट की। लेकिन जब तब से लेकर अब तक भी ये बहुत ही इंडिया में यूज़ होती हैं, एक बहुत दूर दराज के इलाकों में यूज़ होती हैं, वहाँ पर अभी भी एंटरटेनमेंट का काम करती हैं। साथ में अगर कोई भी संदेश देना है, कोई भी अवेयरनेस फैलानी है तो इन कठपुतलियों के द्वारा फैलाई जाती है। तो इसलिए आज की डेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, बस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट इज़ माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है, इनमें से कौन सी माइनर टेक्टोनिक प्लेट है? अब है अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट या फिर अरेबियन प्लेट। इसका सही आंसर है अरेबियन प्लेट, क्योंकि अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट ये टेक्टोनिक प्लेट्स तो है, लेकिन ये मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। कौन सी है? मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारी पृथ्वी है उसमें जितनी भी प्लेट्स का मतलब हो गया एक लिथोस्फेरिक प्लेट, जहाँ पे आप चलते हैं ज़मीन, उसको लिथोस्फेयर बोलते हैं। तो उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक मेजर पे और एक है माइनर में डिवाइड कर रखा है। मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स और माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स। मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो 7 हैं और माइनर जो हैं वो 20 है। चलो इसको अच्छे से समझ लेते हैं।
ये देखिए, आप सबको पता है कि हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, यहाँ पर जो 70% जो पार्ट है वो किसका है, वो हमारा पानी है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है। जो 30% है वो क्या है, वो लैंड है, मतलब कि ज़मीन है जिस पे कि हम लोग रहते हैं, चलते हैं। तो इस तरीके से रफ डायग्राम हम लोग बनाए तो ये समझ लीजिए हमारे कंटिनेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारे मतलब ज़मीन का जो पार्ट है। तो ये जो पार्ट्स हैं, ये जो ज़मीन है ये खिसकती रहती है, कभी इस डायरेक्शन में तो कभी इस डायरेक्शन में। तो इसका एग्जांपल अगर हम लें तो वो है हमारा अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन ऐसा माना जाता है, अटलांटिक ओशन, कि ये खिसक रहा है, यहाँ से खिसक रहा है, उसका एरिया बड़ा हो रहा है। तो इन्हीं खिसकने की वजह से, इन्हीं प्लेट्स की खिसकने की वजह से, चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो, इनकी वजह से भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है, सुनामी आती है, और जो पहाड़ बनते हैं, ठीक है, वो भी बनते हैं। इस तरीके की बहुत सारी प्रोसेस होते हैं और अर्थ में अलग अलग शेप्स के स्ट्रक्चर्स बनने को देखे जाते हैं। चलिए अब इनको हम एक डायग्राम में देख लेते हैं। डायग्राम में है, ये जो डायग्राम है ये 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स को दर्शा रहा है। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये एग्जाम में पहले ही पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। एग्जाम में ये पूछ लेता है कि इनमें से बताओ कौन सी मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, कौन सी माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। चलो हम डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये है पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अटलांटिक प्लेट। अब ये जो प्लेट्स हैं ये मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो कि बहुत बहुत बड़ा एरिया इसमें कवर करा गया है। ये देखो, ये आपको मैप में छोटा लग रहा है लेकिन असलियत में ये बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी को दर्शाया गया है। ये तो बस मैप है इसलिए ये हमें छोटा लग रहा है। ये देखो, यहाँ पर देखो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट कितनी ज़्यादा बड़ी है, साउथ अमेरिकन प्लेट देखो कितनी ज़्यादा बड़ी है, अफ्रीकन प्लेट कितनी बड़ी है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट कितनी ज़्यादा बड़ी है, अटलांटिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट, ये होगी हमारी मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। चलो अब ये देख लेते हैं माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं। ये वो प्लेट्स हैं, ये देखो ये मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स इतनी बड़ी हैं, उनका छोटा पार्ट हो गया। ये देखो कोकोस प्लेट हो गई, कैरेबियन प्लेट हो गई, ठीक है, जुआन फूका प्लेट हो गई, फिर है नाज़का प्लेट हो गई। ये सारे एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है, इसलिए आपको एग्जाम में अगर आए तो ये सही कर आना है ये क्वेश्चन। फिर है इंडियन प्लेट, ठीक है, ये होगी इंडियन प्लेट। फिर है ये अरेबियन प्लेट जो कि हमने अभी आपको क्वेश्चन दिया ही है। फिर ये है फिलिपिन प्लेट, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इस तरीके की यहाँ पे 20 माइनर प्लेट्स होती हैं, ठीक है। तो हमने, और ये होगी स्कॉटिया प्लेट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जाना कि मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स कौन सी हैं और माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स कौन सी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि आदित्य L1 इंडिया सोलर मिशन रीच L1 पॉइंट ऑन विच डेट। मतलब भारत का जो सोलर मिशन है आदित्य L1 वो कौन सी डेट को L1 पॉइंट पर पहुँचा है। L1 पॉइंट का मतलब हो गया कि लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके के 5 पॉइंट होते हैं जो कि हमारे भारत ने, इसरो ने L1 पॉइंट पर हमारे सोलर मिशन को भेजा है आदित्य L1 को। तो वो कौन सी डेट को पहुँचा है, वो पहुँचा है 6 जनवरी 2024। चलिए अब देख लेते हैं। ये जो आदित्य L1 है वो इंडिया का पहला सोलर मिशन है, ठीक है, इंडिया का पहला सोलर मिशन है। इससे पहले इंडिया ने कभी भी सोलर मिशन नहीं भेजा है। अभी सोलर मिशन क्या करेगा, ये जो सन है, मतलब जो हमारा सूरज है, उसको ऑब्जर्व करेगा, उस पर क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या क्या होता है, कौन कौन तरीके के सोलर फ्लेयर आते हैं, कब कब आते हैं, ठीक है, उसके फोटोस्फेयर्स को, क्रोमोस्फेयर को, उसकी आउटर लेयर को, मतलब कि कोरोना को, और सन की आउटर लेयर को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या होता है, कब कब स्टॉर्म आ रहे हैं, कब क्या हो रहा है, उस सब को डिस्कस ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। ये पहला हो गया हमारा सोलर मिशन इंडिया का, इसको इसरो ने भेजा है, ठीक है। नेक्स्ट फिर है ये L1 पॉइंट पर भेजा है, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बताया कि L1 पॉइंट है, वैसे L1 से लेकर L5 तक पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स है जिसमें कि इंडिया ने इम्पॉर्टेंट है L1 पॉइंट पर भेजा है। फिर है ये जो है इसको लॉन्च करा था 2 सितंबर 2023 को, और ये पहुंचा है 6 जनवरी 2024 में। लगभग 127 दिन का इसने टाइम लिया है, 127 दिन का टाइम लिया है, और ये 5 साल तक काम करेगा वहाँ पे, ठीक है, 5 साल तक सन को ऑब्जर्व करेगा, और अपने साथ लगभग 7 पेलोड लेके गया है, ठीक है, 7 पेलोड लेके गया है। चलो इसको डायग्राम में समझ लेते हैं। डायग्राम ये देखिए, ये है L1 पॉइंट, तो ये है हमारा L1 पॉइंट जहाँ पर कि हमने अर्थ से, मतलब कि पृथ्वी से
हमने आदित्य L1 को भेजा है। इसका नाम ही दर्शा रहा है आदित्य L1। आदित्य मतलब कि हो गया हमारा सूरज, L1 मतलब हो गया यहाँ पे L1 पॉइंट पर। अभी जो L1 पॉइंट है ये क्या पॉइंट है? ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर कि जो सूरज है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कि सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल और हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ठीक है, ये अपना बल यहाँ पे लगाता है, अर्थ अपना बल यहाँ पे लगाती है, तो यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो ज़ीरो हो जाता है, कुछ भी नहीं होता है। इसलिए जो सैटेलाइट हम लोग यहाँ पर भेज दिया है वो आराम से इसी पोजीशन पर रहेगा और इस पोजीशन में रहकर ये सूरज को ऑब्जर्व करता रहेगा। उसमें क्या क्या हलचल हो रही है, कौन कौन से इसमें स्टॉर्म आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं सूरज में, वो ऑब्जर्व करेगा। तो ये पॉइंट हो गया L1। और देखो L1 हो गया, L2 है, L3, L4, L5, इस तरीके के 5 पॉइंट हैं यहाँ पर। चलिए, अभी जो L1 पॉइंट ही क्यों हमने ऑब्जर्व वो करा, चूज़ करा, क्यों करा? क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है L1 पॉइंट जहाँ पर कि जब जो हमारा जो चांद है जब अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता है या फिर जब भी कोई सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है, सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, तो इस वाले सैटेलाइट पर छाया ना पड़े। अगर इस पर छाया पड़ जाएगी तो वो सन को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये सूरज चांद जो है आराम से चक्कर काटता रहेगा, तो इस पर बिल्कुल भी छाया नहीं पड़ेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हमारा हो गया। चलिए, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी मैं बता देती हूँ कि आपको देखने से ये लग रहा होगा कि शायद ये देखो ये सूरज है और ये हमारी पृथ्वी है, तो ये जो पॉइंट है लगभग 1/4 लग रहा है इसका डिस्टेंस का, कि अर्थ और सन के बीच में जितना भी दूरी है वो उसका 1/4 पार्ट पे भेजा गया है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये जो इस पॉइंट से लेकर और हमारी पृथ्वी के पॉइंट तक इसका जितना भी जो डिस्टेंस है वो है 1.5 मिलियन किलोमीटर है, जो कि जो सन और हमारी जो अर्थ है, मतलब जो पृथ्वी है, जो सूरज है, उसके बीच में जितना भी डिस्टेंस है उसका 100th पार्ट है, मतलब कि 100वां पार्ट है। ठीक है, 100वां मतलब कि 1% ही है, जितना भी डिस्टेंस है उसका 1%वां पार्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्ज़ाम में 100% पूछ सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, ठीक है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा जो चैनल है उस पर अगर आपको जाना है, उस पर जाइए तो आपको वहाँ पे मंथली करंट अफेयर की मैगज़ीन मिल जाएगी, साथ में ईयरली जितनी भी मैगज़ीन है, ईयरली मैगज़ीन 2023 की, उसको हमने 2 पार्ट्स में दे रखा है, पार्ट 1 पार्ट 2 में। जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, न्यूज़ हुए हैं, वो आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। साथ में ईयरली स्पोर्ट्स की मैगज़ीन, ठीक है, मतलब कि जितने भी खेल हैं उन खेलों से संबंधित जितने भी न्यूज़ रहे थे चर्चा में, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इन सब की मैगज़ीन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। साथ में ये जो MCQ की सीरीज़ है, ये हमारे MCQs हैं 8 MCQ, जो कि हम GS के बारे में आपको बताते हैं। साथ में हम 10 MCQs पॉलिटी के बताते हैं, स्टैटिक पार्ट के बताते हैं, आप जाके वो भी MCQ देख सकते हैं हमारे। साथ में अगर आपको ट्रिक्स से आपको प्रिपरेशन करनी है या फिर कोई भी आपको कंसेप्ट ट्रिक्स से समझना है, याद रखना है, तो उसकी वीडियोज़ भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। और अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग के बारे में जानना है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना है, तो उन टॉपिक्स पर भी हमारी वीडियोस अवेलेबल हैं और आती रहती है हमारे चैनल पर। इसलिए हमारे चैनल पर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोलता है कि रतले जल विद्युत परियोजना, ठीक है, रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट किन 2 राज्यों के बीच में हुआ है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, राजस्थान हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, या उत्तराखंड या पंजाब? तो ये हुआ है राजस्थान और जम्मू कश्मीर के बीच में। ठीक है, चलो इसको अब हम डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारा इंडिया और इस पोर्शन के बारे में यहाँ पर इसको अच्छे से दिखाया गया है। तो ये है जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में रतले प्रोजेक्ट है ये वाला, इस एरिया में ये है जो कि चेनाब रिवर पर है। और एक और प्रोजेक्ट है किशन गंगा प्रोजेक्ट, जो भी जम्मू कश्मीर में है। तो ये जो हमारा जो रतले प्रोजेक्ट है वो सबसे पहली बात है कि वो चेनाब रिवर पर है। ठीक है, चेनाब रिवर मतलब कि चेनाब नदी पर ये स्थित है और ये 40 साल का एक एग्रीमेंट है। ठीक है, ये जो एग्रीमेंट है ये राजस्थान, ये देखो ये रहा राजस्थान और ये रहा जम्मू कश्मीर, इन दोनों के बीच में हुआ है। अब यहाँ पर 40 साल में क्या होगा? 40 साल में क्या होगा कि 40 साल तक जो भी चेनाब रिवर पर जो रतले प्रोजेक्ट है उससे जो भी बिजली बनाई जाएगी
इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी वो राजस्थान जम्मू कश्मीर से खरीदेगा, यहाँ से जम्मू कश्मीर से खरीदेगा, 40 साल का ये एग्रीमेंट है, बिजली खरीदेगा। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो जाता है कि रतलम प्रोजेक्ट कहाँ पर है, हमारी चेनाब रिवर पर है। और किन दो राज्यों के बीच में समझौता हुआ है, ये समझौता हुआ है राजस्थान और जम्मू कश्मीर के बीच में समझौता हुआ है। ये समझौता हुआ है 3 जनवरी 2024 को हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। मतलब कि इनमें से कौन सा आयाम, मतलब कि इनमें से कौन सा डायमेंशन राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक में शामिल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, हमें क्वेश्चन सबसे पहले ये देखना चाहिए क्या है इसमें नॉट पूछा है या फिर नहीं पूछा है। अगर आप नॉट नहीं देखते हो तो अपना ऑप्शन गलत लगा के आ जाते हो और वो आपका एक नंबर कट जाता है। चलिए फिर है इसमें हेल्थ एजुकेशन लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इसका सही आंसर है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, मतलब कि लंबा स्वस्थ जीवन इसमें इंक्लूड नहीं है। चलिए देख लेते हैं ये जो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स है, नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, ये कौन निकालता है, ये नीति आयोग निकालता है। ठीक है, नीति आयोग निकालता है। और ये क्या निकालता है, ये उस बेस पे निकालता है, ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, ठीक है, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनको रैंक करता है कि रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, कि आप जिससे कि वो लोग अपने यहाँ पर जो गरीबी है उसको सही कर लें। अब इसके 3 डायमेंशन पे बेस होकर निकालता है। कौन कौन से डायमेंशन है, ये देखो हेल्थ है, ठीक है, हेल्थ है, एजुकेशन है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। अब हेल्थ में भी इसके सब डिवीज़न कर रखे हैं। ठीक है, हेल्थ कैसा कि न्यूट्रिशन वैल्यू कैसी है, न्यूट्रिशन वैल्यू। नेक्स्ट है चाइल्ड और एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, ये कैसी है। नेक्स्ट है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट नहीं है इसमें, मैटरनल हेल्थ है। ठीक है, मैटरनल हेल्थ, ये हो गई हमारी 3 हेल्थ को कि माताओं की जो हेल्थ है वो किस तरीके से अच्छी है, ख़राब है, क्या है, जिसको कि जांचेंगे, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट से जांचेंगे। चलो नेक्स्ट है इसमें एजुकेशन, नेक्स्ट डायमेंशन है एजुकेशन। एजुकेशन में क्या है, ईयर ऑफ स्कूलिंग और साथ में स्कूल की अटेंडेंस। अब देखो ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब क्या है कि बच्चा स्कूल तो गया, क्या वो 6 साल तक गया, 7 साल तक गया, 5 साल तक गया, 12 साल तक गया, तो ये हो गया ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितने साल तक उसने स्कूल अटेंड करा। अब है स्कूल अटेंडेंस का मतलब क्या हुआ, क्या वो स्कूल में रेगुलर जाता है, कहीं हफ्ते में 1 दिन जाता है, 4 दिन छुट्टी करता है, तो ये हो गया हमारा स्कूल अटेंडेंस हो गया। अब है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब कि जीवन स्तर कैसा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या है कि जब वो खाना पका रहे हैं तो वो कौन सा फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, क्या वो गैस पे पका रहे हैं या फिर चूल्हे पे पका रहे हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें ही सैनिटेशन, क्या वो वहाँ पे टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं या फिर खुले में शौच कर रहे हैं। फिर है ड्रिंकिंग वाटर मतलब पाइप का पानी पी रहे हैं, टैप का पानी पी रहे हैं या फिर नदियों से जाके पानी को भर रहे हैं। फिर है हाउसिंग का मतलब क्या हो गया, क्या वो कच्चा हाउस यूज़ कर रहे हैं, पक्का हाउस यूज़ कर रहे हैं, कौन से हाउस में, कौन से घर में रह रहे हैं। क्या इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या बिजली की अवेलेबिलिटी है, क्या उनके पास बिजली आती है या फिर अभी भी अंधेरे में ही रहते हैं। नेक्स्ट है असेट्स का मतलब ये हो गया कि असेट्स का मतलब है कि आपके पास फ्रिज है, कूलर है और वॉशिंग मशीन है, मोटर बाइक है, व्हीकल है, कुछ है या फिर नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों से भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दर्शाया जाता है, देखा जाता है। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट, क्या लोगों के पास बैंक अकाउंट की फैसिलिटी है या फिर नहीं है। तो ये सारे के सारे इंडिकेटर्स हैं। तो यहाँ पर इस इंडेक्स में 3 डायमेंशन है और 12 इंडिकेटर हैं। ये 12 इंडिकेटर दर्शाते हैं किसी भी स्टेट में कितनी गरीबी है। अगर कोई भी इंसान है, कोई भी परिवार है, इन सभी इंडिकेटर को दर्शाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो मल्टी डायमेंशन पुअर है, बहुत ज़्यादा गरीब परिवार है वो। अब अगर हम स्टेट में देखें तो ये जो बिहार है, ठीक है, जो हमारा राज्य बिहार है, वो उसके अंदर 51.9% मल्टी डायमेंशन मतलब कि बहुआयामी गरीब लोग पाए जाते हैं। ठीक है, 59 मतलब लगभग 52% हो गया। अब जो केरल है, ठीक है, वो इसमें सबसे कम गरीब लोग पाए जाते हैं, मल्टी डायमेंशन पुअर। ये आपको
ध्यान रखना है यहाँ पे हम मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे दो पॉवर्टी होती है, मल्टी डायमेंशन और केवल एक पॉवर्टी। तो यहाँ पे हम मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब कुछ समझ जाए कि 3 डायमेंशन हैं, 12 इंडिकेटर हैं। बिहार सबसे गरीब दिखाता है इस इंडेक्स में, और केरल सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नो लियोपार्ड, मतलब कि जो हिम तेंदुए हैं, कैन बी फाउंड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। मतलब हिम तेंदुए अपने प्राकृतिक आवास में कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। मानस में, गुरुमरा नेशनल पार्क, हैमिस नेशनल पार्क, या फिर डिब्रू शेखोवा नेशनल पार्क। तो इसका सही आंसर है हैमिस नेशनल पार्क। अभी जो मानस नेशनल पार्क है ये असम में है, ठीक है। गुरुमरा नेशनल पार्क ये जो है ये वेस्ट बंगाल में है, और जो हैमिस नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में है, और डिब्रू शेखोवा जो कि नाम से ही पता पड़ रहा है ये असम में है। चलिए इसको देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं इसको। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये होती है, जो हिम तेंदुए हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। ये 5 हिमालयन स्टेट्स हैं हमारे, ठीक है, वहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि हिम तेंदुए हैं बर्फ़ में पाए जाते हैं, ठंड में पाए जाते हैं। तो कौन कौन से 5 हिमालयन स्टेट्स हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो गया हमारे 5, ठीक है। हमने इसका मैप में देख लिया, ये देखो ये जो पूरी बेल्ट जा रही है ये हिमालय की ही जा रही है। इसको और बड़ा करके देख लेते हैं, ये देखो यहाँ पर हो गया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये देखो यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे माउंटेन्स ही हैं, ये देखिए। अब ये जो हिम तेंदुए होते हैं ये अगर हम IUCN में देखें तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, ठीक है, एंडेंजर में ये नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद करना पड़ेगा इसको। अगर हम साइट्स में देखें तो ये अपेंडिक्स 1 में आते हैं, और अगर अपने इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में देखें तो ये शेड्यूल 1 में इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाती है। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जब प्रेजेंट होते हैं तो ये बताते हैं कि हाँ यहाँ का जो माउंटेन का जो इकोसिस्टम है ये बहुत अच्छा है, और अगर ये गायब हो जाते हैं तो हमें चिंताजनक बात होती है, ठीक है। तो हमने हिम तेंदुआ देख लिया, अब इसकी पिक्चर भी देख लेते हैं हिम तेंदुए की कैसा दिखता है। ये देखिए ये है हिम तेंदुआ जो कि बर्फ़ में दिख रहा है, ये हो गया हिम तेंदुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड डैम बिल्ट ऑन विच रिवर। हीराकुंड डैम या फिर हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है। महानदी, स्वर्ण रेखा, हुगली, गोदावरी। तो ये इसका सही आंसर है, ये है महानदी रिवर पर बना हुआ है। अब ये जो हीराकुंड डैम है ये उड़ीसा में है, इम्पॉर्टेंट। दूसरा ये महानदी रिवर पर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो ये पूरी दुनिया का वर्ल्ड का सबसे बड़ा अर्थन डैम है, ये हो गया। नेक्स्ट इसमें ये है कि जो हीराकुंड डैम है, हीराकुंड बांध है, उसके पीछे रिजर्वायर है, मतलब कि उसका पानी जमा करके रख लिया जाता है। तो ये जो हीराकुंड रिजर्वायर है इसको सन 2021 में रामसर साइट का भी दर्जा दिया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए आपके सारे, हीराकुंड डैम से रिलेटेड है सारे। अब हीराकुंड डैम अगर देखें तो मैप में यहाँ पर उड़ीसा है, तो यहाँ पर आता है हीराकुंड डैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी करा जाता है। विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या फिर विश्व आर्थिक मंच, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्रीय व्यापार या विकास सम्मेलन, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। सही आंसर इसका हो गया वर्ल्ड बैंक, मतलब कि जो विश्व बैंक है वो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को रिलीज़ करता है। अब लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है, वो ये बताता है कि किसी भी देश में अगर कोई सामान फैक्ट्री में बना है और कस्टमर्स तक जाने में उसको कितना टाइम लगता है। मतलब ये क्या हुआ कि अगर वहाँ पे रोड फैसिलिटी कितनी है, ठीक है, पोर्ट कितने सही हैं, सप्लाई चेन कनेक्शन अच्छा है या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है या नहीं है, कनेक्टिविटी ख़राब है अच्छी है, कितने हाईवेज़ बने हुए हैं, ठीक है, कनेक्टिविटी कितनी है, ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है, ठीक है। ये समझते हैं। यहाँ पे देखो फैक्ट्री है, फैक्ट्री से सामान चला और कस्टमर तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है। अगर ये डिले हो रहा है तो इसका सीधा साधा बात है कि यहाँ पे जो रोड है या फिर हाईवेज़ है, कनेक्टिविटी है वो अच्छी नहीं है। तो ये सीधा हमें इंडिकेट करता है
कि यहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत बेकार है, रोड ख़राब है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है, और जो सप्लाई चेन कनेक्शंस हैं वो बेकार हैं। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स यही बताता है। और हमारी इंडिया की जो रैंक है 2023 में इस इंडेक्स में 38 रैंक आई है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल अगर हम देख लें, मान लो ये पोर्ट है, यहाँ से सामान जम्मू कश्मीर में गया, अब उसको पहुँचना था 5 दिन में, ठीक है, लेकिन वो पहुँचा 15 दिन में। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से पहुँचने में उसको 15 दिन लग गए। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कनेक्टिविटी है, हाईवेज़ हैं, रोड्स हैं, वो अच्छी कंडीशन में नहीं है। ठीक है, वो घूम घूम के कहीं पता नहीं किस रास्ते से होते हुए जम्मू कश्मीर तक पहुंचा है। चलिए, अब इसी चीज़ को सुधारने के लिए हमारे देश में सागरमाला, ठीक है, सागरमाला, भारतमाला और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जैसे प्रोजेक्ट्स को चलाया गया है, जिससे कि हम अपने लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकें। ठीक है, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को ही हम बढ़ा सकें, और अपना एक्सपोर्ट, स्पेशली अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें, जिससे कि स्टेट टू स्टेट भी हम लोग सामान भेज सकें, और स्टेट्स में किसी भी स्टेट से या फिर किसी भी कंट्री में भेज सकें, भारत से आसानी से हम लोग सामान भेज सकें और अपने एक्सपोर्ट को सही कर सकते हैं, और अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकें। चलिए, ये था हमारे 8 क्वेश्चन। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कोई भी डाउट है, सुझाव है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।